चैप्टर 95 सुकेत जी का रिग्रेट शिवम के बच्चों वाली जिद। दीप्ति की बात सुनकर माया जी भी समझ गई कि उनकी बेटी उस पार्टी में क्यों जाना चाहती है, क्योंकि दीप्ति के हाथ में जो कार्ड थी वो प्रिया के बर्थडे पार्टी की ही इनविटेशन कार्ड थी। मेरा फैमिली ने हर साल की तरह इस साल भी मुंबई की बहुत सारे बड़े परिवार और बिजनेस सर्कल के लोगों को इस पार्टी में बुलाया था। राणा फैमिली किसी भी साल इस तरह की छोटी पार्टी में नहीं जाती थी, क्योंकि उन्हें यह पार्टी अपने स्टैंडर्ड से छोटा लगता था, क्योंकि उनका नाम राजवंश खानदान से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता था। वीरेंद्र जी अपनी बेटी को देखकर बोले, बेटा तुम करने क्या चाहती हो? ऐसे भी वहाँ राजवंश फैमिली में से कोई नहीं जाएगा मुझे लगता है, इसीलिए हमारा वहाँ जाना वेस्ट है। अपने डैड की बात सुनकर दीप्ति अपनी आंखों में शैतानी चमक लिए बोली, हाँ डैड, मुझे पता है कि राजवंश फैमिली से कभी इतनी छोटी पार्टी में नहीं जाएंगे, पर वे ईशानी तो वहाँ होगी ना, क्योंकि वो उस घर की अडॉप्टेड बेटी जो है, और इस पार्टी से ज़्यादा अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। आज उस ईशानी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। अपनी हुई बेइज्जती के बारे में सोचकर माया जी भी उसकी बातों में राजी हो गई। वे भी अपनी बेटी और खुद की हुई बेइज्जती का बदला उस ईशानी से लेना चाहती थी। वीरेंद्र जी भी अपनी बीबी और बेटी की बातों से सहमत हो गए और तीनों पार्टी में जाने के लिए वेट नहीं कर पा रहे थे। दीप्ति ने अपनी कुछ दोस्तों को कॉल किया ताकि जान सके कि उसकी किसी दोस्त की फैमिली भी इस पार्टी में जा रही है या नहीं, ताकि उसे ईशानी की इमेज खराब करने का मौका मिल सके। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मेंशन में इस वक्त ईशानी के चारों दोस्तों को छोड़कर सब चले गए थे। साय फैमिली भी मुंबई के अपने पर्सनल विला में रहने के लिए चले गए थे। बाहर गार्डन और घर को डेकोरेशन किया जा रहा था शाम की पार्टी के लिए। वहीं अपने रूम में सुकेत जी और आरती जी बैठे थे। दोनों आज की बातों से परेशान थे। आरती जी ने सुकेत जी को देखकर कहा, ईशानी ने किसी का मर्डर करवाया, फिर भी वे लोग कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट और कानून को सच पता चल भी गया तो भी उनकी हिम्मत नहीं होगी ईशानी को अरेस्ट करने की। और मुझे अब भी थोड़ा फिक्र हो रहा है, और इसकी कौन सी आइडेंटिटी है ईशानी की जो किसी भी गवर्नमेंट को झुकने की ताकत रखती है। इनकी सवाल का जवाब तो सुकेत जी के पास भी नहीं था। वे थोड़ा रुक कर बोले, इन 4 सालों में सब कुछ बदल चुका है। ईशानी अब वही मासूम ईशानी नहीं रही जो प्यार के लिए तरसती थी। उसने खुद के अंदर की मासूमियत को भी खत्म कर दिया है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हम सब हैं। हम सब अपनी बेटी को वे प्यार और केयर नहीं दे पाए जो वो डिजर्व करती थी। बिना गलती कि भी उसे उस गलती की सज़ा मिली जिसने उसके कोमल दिल को भी कठोर बनने पर मजबूर कर दिया। अगर इस वक्त हम उसे प्यार और अपनापन देते तो आज ये सब नहीं होता, और ना ही वो हम सबसे इतनी नफरत करती। उसने बस हमसे अपनापन और प्यार ही तो चाहा था, जिस पर बचपन से सिर्फ उसका हक था, पर उसके सारी हक प्रिया को मिली। और जब वे इस घर में वापस आई तब उससे ज़्यादा प्यार देना चाहिए था, ताकि वे बचपन की कड़वी यादों को भूल सके। पर हम लोगों ने उससे क्या दिया? सिर्फ दुख और दर्द। हमें उसे कॉम्पनसेट करना चाहिए था, क्योंकि हम सबकी गलती की ही वजह से हमारी बच्ची इतनी साल बाहर सफ़र की। एक पूरा परिवार होने के बावजूद उसने अनाथ आश्रम की तरह ज़िंदगी बिताई, पर हम सब उसके सामने ही उसे अपनाने से मना करके उसके सामने ही प्रिया को लाड प्यार दिया, और वे सब कुछ खुशी खुशी देखती रही और हम सब के दिल जीतने की कोशिश करती रही। पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि उस वक्त जब हम सब उसके सामने ही प्रिया को लाड प्यार करते तब उसे कैसा महसूस हो रहा होगा, कितना दर्द होता होगा उसे। क्योंकि आज अपनी खुद की बेटी को अपने सामने ही किसी और को माँ पापा बुलाते हुए उसके साथ खुश देख, और ईशानी की उनके प्रति इतनी परवाह देख कर कि कैसे ईशानी सिर्फ निखिल जी पर हमला होने की वजह से ही उसने उनके दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया, ये सब देखकर मुझे भी दर्द हो रहा है कि और एहसास हो रहा है आज मेरी बेटी खुद की बेटी हमारी गलती की वजह से ही हमसे कितनी दूर हो गई है। और इसीलिए आपके सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब ये अधिकार नहीं है कि हम ईशानी से इन सब चीज़ों के बारे में पूछ सकें।
और अगर हमने पूछ भी लिया तो आपको क्या लगता है वह हमारे सवालों का जवाब देगी? बिल्कुल नहीं। इतना कहकर सुकेत जी अपने रूम से अटैच स्टडी रूम में चले गए। वहीं आरती जी अभी भी सुकेत जी की कही बातों के बारे में सोच रही थी और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वहीं समीर और दर्शित जो उनके डोर के पास खड़े थे वे भी अपने डैड की बात सुनकर वहीं खड़े रह गए। वे भी यही बात करने आए थे ताकि वे ईशानी से इन सब के बारे में पूछ सके। वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ईशानी फ्यूचर में किसी खतरे में पड़े, पर अपने डैड की बात सुनकर दोनों वहीं रुक गए क्योंकि सुकेत जी की बातें बिल्कुल सही थी। वे अगर ईशानी से इन सब के बारे में पूछेंगे भी तो ईशानी उन्हें कुछ भी नहीं बताएगी। वहीं प्रिया अपने रूम में गुस्से में बैठी थी। उसके चारों ओर सामान बिखरा हुआ था। आज जो उसकी बेइज्जती हुई थी वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपने फ़ोन से जल्दी अपने दोस्तों को कॉल किया और कुछ प्लान करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद उसने कॉल काट दिया और अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए बोली, बहुत शौक है ना ईशानी तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का, तो देखो आज मैं कैसे पार्टी में सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करती हूँ। वहीं जिंदल विला में शिवम जिसे कल ही डिस्चार्ज मिला था, या यूँ कहें कि उसने अपनी दी ईशानी को इमोशनल ब्लैकमेल करके डिस्चार्ज लिया था क्योंकि उसे हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। शिवम इस वक्त ईशा दी से बात करने की जिद लिए बैठा था क्योंकि कल से उसने एक बार भी अपनी ईशा दी से बात नहीं किया था। देखो अपने बेटे को कितनी ज़िद्दी है। डॉक्टर ईशा ने इसे फ़ोन यूज़ करने से मना किया था, फिर भी वे बार बार डॉक्टर ईशा से बात करने की जिद कर रहा है। वे हमेशा इसके लिए फ्री तो नहीं बैठी होंगी ना। वे दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर हैं, कोई आम लड़की नहीं जिसे जब चाहे फ़ोन कर लो। संध्या जी अपने बेटे की जिद को देखकर अपने पति धीरेन्द्र जी से कंप्लेन करते हुए बोली। अपने बेटे की जिद और प्यारी बीबी की कंप्लेन सुनकर धीरेन्द्र जी के सर में दर्द होने लगा। वहीं सुरभि तो उन सबको देखकर आराम से सोफे पर बैठकर चिप्स और चॉकलेट खा रही थी जो ईशानी ने उसके लिए भिजवाया था, और वहीं अपनी बहन को अपनी प्यारी ईशा दी की दी हुई चॉकलेट खाते हुए देखकर शिवम मुंह फुला रहा था, पर वे कर भी क्या सकता था। ईशानी ने सरकास्टली उसे फास्ट फूड और ऑयल फूड खाने से मना किया था। अभी तो उसे सिर्फ सूप और खिचड़ी खाने की परमिशन थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरेन्द्र जी परेशान होकर बोले, ठीक है मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने ईशानी को कॉल कर दिया। उन्हें अपनी ईशा दी की कॉल करता देख शिवम और सुरभि दोनों खुश हो गए और धीरेन्द्र जी के और भी पास आकर बैठ गए। थोड़ी देर रिंग होने के बाद ईशानी ने कॉल उठा लिया। वहीं ईशानी जो अपने नए रिसर्च के काम में बिजी थी, जैसे उसने धीरेन्द्र जी की तरफ से कॉल देखा तो उसने तुरंत कॉल उठा लिया क्योंकि बात जब शिवम की आती तो ईशानी थोड़ी केयरफुल हो जाती थी। वहीं जैसे ईशानी ने कॉल रिसीव किया और हेलो बोली, शिवम जो अपने डैड के पास ही बैठा था अपनी ईशा दी की आवाज़ सुनकर फ़ोन धीरेन्द्र जी के हाथ से छीन लिया और जल्दी से खुश होकर बोला, हेलो ईशा दी, आप क्या मुझे यहाँ घर पर मिलने नहीं आने वाली हैं? आपने कल डिस्चार्ज के वक्त कहा था कि आप मुझसे मिलने आएंगे, पर आप आज नहीं आए। क्या आप अपने छोटे भाई से प्यार नहीं करती? वहीं ईशानी जो उसकी बच्चों वाली बात सुन रही थी उसे हंसी भी आ रही थी। यह बिल्कुल वही बात थी जो पिछले जन्म में भी शिवम उसे कहा करता था, और वे एक दिन भी कॉलेज के बाद उससे मिले बिना घर आ जाती तो। क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली? ईशानी ने उसके बातों को इग्नोर करते हुए उससे सवाल पूछा। उसकी सवाल सुनकर शिवम ने अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा दिया। वहीं उसे चुप देखकर ईशानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया क्योंकि ईशानी को एक से पता था मेडिसिन खाना शिवम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं फ़ोन स्पीकर पर था जिस वजह से धीरेन्द्र जी, संध्या जी और सुरभि भी ईशानी की बातें सुन पा रहे थे। डॉक्टर ईशा का सवाल सुनकर धीरेन्द्र जी ने अपने बेटे को देखा जैसे अपनी नज़रों से ही इसका मजाक उड़ाकर बोल रहे हो, अब बताओ अपनी ईशा दी को चुप क्यों हो? शिवम अपने डैड की नज़रों को अच्छे से जान पा रहा था। वे झूठी हंसते हुए बोला, हाँ दी मैंने सारी मेडिसिन ले ली। अपने भाई की झूठी बोलता देख सुरभि उसके बगल में ही बैठी थी, जोर से बोली, ईशा दी भाई झूठ बोल रहे हैं, आज उन्होंने मेडिसिन को वॉमिट कर दिया।
उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। क्या तुम चाहते हो कि तुम हमेशा सूप और खिचड़ी और टेस्टलेस खाना खाओ? ईशानी ने शिवम को थोड़े गुस्से से सवाल पूछा। नहीं दी, मैं तो मेडिसिन ले लेता हूँ। मैं आपका अच्छा भाई हूँ, शिवम ने सुरभि को घूरते हुए कहा, अपनी आवाज़ में एक्स्ट्रा स्वीट करते हुए ईशानी से बोला। ईशानी उसके इस ट्रिक को अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसने सरकास्टिकली उसे मेडिसिन लेने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद ईशानी ने फ़ोन रख दिया। तभी सुरभि बोली, बताओ, इसका मतलब आज सच में शादी की जन्मदिन की पार्टी है? पर उस कार्ड पर तो किसी और आंटी का नाम लिखा हुआ था। उनके पास पहले ही मेरा फैमिली की तरफ से कार्ड आया था, पर वे कार्ड प्रिया के बर्थडे का था। पर अभी ईशानी ने उन्हें उसी एड्रेस पर अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था, जिस वजह से वे सब थोड़ा कंफ्यूज थे। धीरेन्द्र जी बोले, ये सब छोड़ो, आज तुम्हारी शादी की बर्थडे है ना, चलो उनके लिए गिफ्ट सिलेक्ट करो। धीरेन्द्र जी की बातों से दोनों एक्साइटेड हो गए और क्या गिफ्ट लेंगे इस बारे में बात करने लगे। शाम को 7 बजे इस वक्त मेहरा मेंशन वहाँ खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ चहल पहल थी। गेस्ट का आना शुरू हो गया था। आरती जी और सुकेत जी एक वार्म स्माइल के साथ सबको ग्रीट कर रहे थे। समीर भी कुछ बिजनेसमैन के साथ बात कर रहा था। तभी दर्शित भी पार्टी में आ गया। इस वक्त वे भी बहुत हैंडसम लग रहा था। पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थी जो यहाँ सिर्फ मेरा फैमिली के चारों लड़कों को इम्प्रेस करने आई थी, क्योंकि समीर फैमिली बिजनेस के साथ साथ खुद का भी एक बिजनेस चला रहा था। तो वहीं दर्शित एक मशहूर सिंगर था जिसके लाखों फैंस थे, जिसमें ज़्यादातर लड़कियां थी। आज सब बहुत तैयार होकर आए थे ताकि इन दोनों में से कोई उनसे इम्प्रेस हो जाए। तभी पार्टी एरिया की लाइट थोड़ी हो गई और स्पॉटलाइट एक जगह रुक गई। सबकी नज़रें उसी तरफ चली गई। तभी स्पॉटलाइट के सामने प्रिया अपने खूबसूरत कॉस्टली गाउन में सबके सामने आई। आज वे काफ़ी अच्छे से तैयार हुई थी और घंटों तक मेकअप किया था, जिससे वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में आए लड़के प्रिया को देखकर उसकी खूबसूरती में खो गए। कुछ लड़के जिन्हें पहले से ही प्रिया पसंद थी और उन्हें प्रिया मासूम और दयालु लड़की लगती थी, वे सब प्रिया को मुस्कुराते हुए देखने लगे। वहीं प्रिया की एक तरफ रिहान और दूसरी तरफ अयान खड़ा था। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, पर उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि क्योंकि वे ईशानी को भी आज सबके सामने उसके हाथ पकड़कर लाना चाहते थे। पर प्रिया ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए इंसिस्ट किया और वे उसे मना करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। प्रिया अपने दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर प्रिंसेस की तरह चलकर आ रही थी और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि इस वक्त सबका टेंशन सिर्फ प्रिया उसकी तरफ ही था, जिसे वह बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। वे हमेशा यही तो चाहती थी कि वे सब का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहे। वहीं ईशानी, जो अभी भी अपने काम करके बालकनी में आई थी, वे ये सब तमाशा देख रही थी। ये सब तो उसने पिछले ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे होते हुए देखा था। इस वक्त ईशानी की आंखों में कोई इमोशन नहीं था। वह अपने रूम में चली गई और वार्डरोब में से अपने हबी की दी हुई गाउन निकाला और उसे लेकर तैयार होने चली गई। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।